हेलो दोस्तों, आज हम मलिग्नेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेम्स वान है। और आप सभी को पता ही है कि जेम्स वान की मूवी कितनी हॉरर होती है। इसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 6.2 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की शुरुआत 1993 में एक सीमियर रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर फ्लोरेंस एक वीडियो में बता रही होती है कि ये बात साफ होती जा रही है कि गैब्रियल जितना ताकतवर हो रहा है वो उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। अगर उसकी हैवानियत ऐसे ही बढ़ती गई तो उसे हम काबू नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें एक नर्स बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में काफी भगदड़ मच गई है और वहाँ की लाइट और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को गैब्रियल कंट्रोल कर रहा होता है। फिर एक गार्ड उसे बेहोश करने के लिए जाता है। तभी गैब्रियल उसके हाथ को ही अजीब तरीके से तोड़ देता है, लेकिन कैसे भी करके फ्लोरेंस उसे बेहोश कर देती है। लेकिन गैब्रियल यहाँ पर सभी स्टाफ को मार दिया होता है। फिर सभी लोग गैब्रियल को एक चेयर से बांध देते हैं और डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को एक बच्चे की तरह ही डांट रही होती है। तभी हम गैब्रियल की एक झलक देखते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिख रहा होता है और वो वहाँ पर रेडियो को कंट्रोल करके उन्हें मारने की धमकी देता है, जिससे सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर फ्लोरेंस कहते हैं कि वक्त आ गया है कैंसर को जड़ से काट फेंकने का। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर एक लड़की मेडिसिन मिचेल मार्केट से घर आती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। और घर पर उसका पति डेरेक मिचेल होता है, जो कि टीवी देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। डेरेक कहता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैडी कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसका हर बार मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से उसका बच्चा नहीं बच पाता है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और गलती से डेरेक मैडी को धक्का दे देता है और मैडी का सर सीधे जाकर दीवार में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर में काफी गहरी चोट लग जाती है। और तुरंत ही डेरेक को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो फर्स्ट एड लाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन मैडी दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है और डेरेक के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलती है। रात को घर में मैडी अपने कमरे में अकेले सो रही होती है और डेरेक नीचे सोफे पर। आधी रात को डेरेक की नींद खुलती है क्योंकि किचन में मिक्सर चल रहा होता है, जिसे जाकर वो बंद करता है। तभी वहाँ पर फ्रिज खुल जाता है, तो डेरेक उसे भी जाकर बंद कर देता है। तभी लिविंग रूम में टीवी अपने आप ही चालू हो जाती है और वहाँ पर एक ब्लैक पर्सन बैठा होता है। जैसे ही डेरेक लाइट ऑन करता है तो वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है और हम इसी बीच सोफे पर से किसी अदृश्य पर्सन को उठते हुए देखते हैं। फिर कोई ब्लैक पर्सन डेरेक को आकर काफी बुरी तरीके से मार देता है, जिसे मैडी भी देख लेती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसका ये सब एक नाइटमेयर है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में जाती है तो देखती है कि डेरेक की सच में मृत्यु हो गई है और उसके सर को काफी अजीब तरह से मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया गया है। तभी डेरेक के पीछे वही ब्लैक पर्सन उसे दिखता है, जो कि मैडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और मैडी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे को बंद करने लगती है। लेकिन वो ब्लैक पर्सन उस दरवाजे को इतना जोर से मारता है, जिसकी वजह से मैडी दरवाजे के साथ जाकर दूर गिरती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रात को 4 बजे उसके घर पर पुलिस आती है और देखती है कि डेरेक को काफी अजीब तरीके से मारा गया है और पुलिस मैडी को हॉस्पिटल भेज देती है और डेरेक की केस की तहकीकात डिटेक्टिव शॉ और रेजिना करते हैं। अगले सीन में मैडी हॉस्पिटल में होती है और उसके पास उसकी बहन सैंडी होती है, जो उसे बताती है कि उनके घर में कोई घुस आया था और उन पर हमला करके डेरेक को मार दिया, जिसे सुनकर मैडी काफी दुखी होती है और वो देखती है कि उसके चोट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है और उसके बच्चे को डॉक्टर बचा नहीं पाए हैं और मैडी इन सब से काफी ज्यादा दुखी होती है। अगले दिन शॉ उसके पास आता है और मैडी से कुछ पूछने लगता है, लेकिन मैडी काफी डिप्रेशन में होती है तो वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है, तो डिटेक्टिव शॉ उससे बोलता है कि घर पर कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला है और मैडी का मिसकैरेज पहली बार नहीं हुआ है। डॉक्टर ने उसे बताया है कि पिछले 2 साल में उसका 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन इन सब के बारे में सिंडी को पता नहीं होता है और यह सब सुनकर वो काफी दुखी होती है। तो शॉ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शॉ और रेजिना को कोई भी सबूत नहीं मिले होते हैं और उन्हें मैडी के पड़ोसियों से पता चलता है कि डेरेक एक एब्यूज हस्बैंड था, जो मैडी पर हाथ उठाया
करता था, तो उन्हें लगता है कि मैडी उससे तंग आकर उसे ही मार दिया है। फिर 2 हफ्ते बाद सिंडी मैडी को लेकर उसके घर पर छोड़ने के लिए आती है और कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो मैडी कहती है कि उसके पास सिर्फ यही एक निशानी बची है और वो ऐसा कर कर अंदर चली जाती है। रात को मैडी घर पर अकेली होती है और वो खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर उसे रोड पर वही ब्लैक पर्सन दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो नीचे जाकर सभी दरवाजों को बंद करने लगती है। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप ही खुलता है, जिससे मैडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही अपने कमरे में आकर अपने दरवाजे को बंद कर देती है और अपने आप को दिलासा देती है कि कोई नहीं है, ये सब उसका एक वहम है। अगली सुबह मैडी हर दरवाजे पर डबल लॉक लगा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही सिंडी को खिड़की से आना पड़ता है और यहाँ पर मैडी सिंडी को वही जगह दिखाती है जहाँ पर डेरेक ने उसे धक्का दिया था, जिस वजह से दीवार पर गड्ढा हो गया था। फिर मैडी उसे बताती है कि वो बार बार इसलिए प्रेग्नेंट होती थी ताकि वह एक रियल ब्लड कनेक्शन को फील कर सके। फिर वो बताती है कि मैडी सिंडी की सगी बहन नहीं है, वह एक अडॉप्टेड पर्सन है, जिसे सुनकर सिंडी काफी हैरान होती है क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले सीन में हम एक औरत सेरेना को देखते हैं जो टूरिस्ट लोगों को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही होती है। फिर सभी टूरिस्ट सब कुछ देखकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहां पर वही ब्लैक पर्सन आता है जो काफी डरावना होता है और वो सेरेना को मारकर किडनैप कर लेता है। जब सेरेना की आँख खुलती है तो वह एक एटिक जैसी जगह पर बधी हुई होती है और वहाँ पर वो पर्सन ब्लैक कोट और ग्लव्स पहन रहा होता है और उससे वो रेडियो के थ्रू बात करता है और कहता है कि उसने इस टाइम के लिए बहुत ही इंतजार किया है और वो सबसे अपना बदला गिन गिन के लेगा। सबसे पहले वो डॉक्टर फ्लोरेंस को फोन करता है और कहता है कि टाइम आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। इसे सुनकर डॉक्टर फ्लोरेंस घबरा जाती है और वो जाकर एक पेशेंट की फाइल देखने लगती है जिसमें उन्हें एक फोटो मिलती है। इधर मैडी अपने कपड़ों को धोने के लिए इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसके सर से उसी जगह से ब्लड निकलने लगता है और उसे इग्नोर करके कपड़ों को मशीन में डालती है। तभी उसे वहाँ पर डॉक्टर फ्लोरेंस दिखती है जो कहती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। तो मैडी कहती है कि ये मेरा घर है। तभी मैडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और उसका घर पूरी तरह से बदलने लगता है और वो देखती है कि वो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर है और वहाँ पर वही शैडो फ्लोरेंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो शैडो वहाँ पर उसी की ट्रॉफी को उठाता है और डॉक्टर फ्लोरेंस को काफी बुरी तरीके से मार देता है और यह सब देखकर मैडी काफी जोर से चिल्लाती है और वो अगले पल में ही अपने घर पर होती है और वो देखती है कि उसके सर का जख्म अभी भी बिल्कुल ताजा है। फिर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर पुलिस आती है और देखती है कि उन्हें काफी बुरी तरीके से मारा गया है और उन्हें यहाँ पर एक भी सबूत नहीं मिलते हैं और ये कत्ल बिल्कुल डेरेक के कत्ल के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर सबूत ढूंढने लगता है तो उसे यहाँ पर एक बच्ची की फोटो मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और डॉक्टर को जिस ट्रॉफी से मारा गया होता है उसका एक हिस्सा गायब होता है और हम देखते हैं कि वो हिस्सा उसी किलर के पास होता है जिसे वह एक वेपन बनाता है और वो सेरेना को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर न्यूज से मैडी को पता चलता है कि डॉक्टर फ्लोरेंस की मृत्यु हो गई है, जिसे वो देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो सिंडी को सब कुछ बताती है कि उसने कत्ल होते हुए देखा है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सॉब अपने जूनियर को उसी लड़की की फोटो देता है और कहता है कि उसकी उम्र बढ़ाकर 30 साल करके उसकी फोटो निकाले। फिर हम डॉक्टर विक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर जॉन से बात कर रहा होता है और वो फ्लोरेंस की मौत की वजह से काफी घबराया हुआ होता है। तभी वो देखता है कि उसकी खिड़की वहाँ पर खुली है जिसे वो बंद करने के लिए जाता है। तभी उसके पीछे वही पर्सन खड़ा होता है। अगले सीन में मैडी अपने घर पर सो रही होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो डॉक्टर विक्टर के बगल में होती है और उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। तभी उसके पीछे से वही पर्सन आता है जो डॉक्टर विक्टर को बड़ी बेरहमी से उसी वेपन से मार देता है और मैडी ने यहाँ पर उसका चेहरा देख लिया होता है जो कि काफी भयानक होता है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी वो अपने घर पर होती है जहाँ पर उसकी आवाज सुनकर सिंडी उसके पास आती है और देखती है कि मैडी के पिलो में खून लगा हुआ है। फिर मैडी सिंडी को सब कुछ बताती है तो दोनों तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और सब कुछ सॉ और रेजिना को बताते हैं, लेकिन दोनों को उस पर विश्वास नहीं होता है। फिर भी वो दोनों उसके बताए गए एड्रेस पे जाते हैं
और देखते हैं कि सच में यहाँ पर डॉक्टर विक्टर की मृत्यु हो गई है। फिर सभी लोग स्टेशन वापस आते हैं जहाँ पर मैडी उस किलर के स्केच बनवाती है जो कि एक शैतान के जैसा होता है। फिर मैडी वहाँ से वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो मैडी को एमिली कहकर बुलाता है, जिस पर मैडी कहती है कि उसका नाम मेडिसिन है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा यह नाम तुम्हारी नकली फैमिली ने रखा है और तुम उसके लिए हमेशा एमिली ही रहोगी। फिर मैडी पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो जवाब देता है कि तुम उसे जानती हो, भले ही वो लोग कहें कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बहम हूँ और तुमने मान लिया। अब मैं उन सबसे अपना बदला गिन गिन के लूंगा और सभी को चुन चुन के मारूंगा। तभी अचानक से मैडी उसे गैब्रियल नाम से पुकारती है और उसे यहाँ पर खुद ही पता नहीं होता है कि उसके जुबान से यह नाम कैसे निकला। मतलब यह है कि उस किलर का नाम गैब्रियल है और मैडी उसे सब कुछ बंद करने के लिए कहती है, तो गैब्रियल कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। फिर मैडी तुरंत ही सिंडी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और सिंडी को रास्ते में बताती है कि उसका नाम गैब्रियल है। पता नहीं कैसे उससे बात करते समय उसका नाम मेरे जुबान से निकल आया और वो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। फिर सौ को उस लड़की की फोटो मिलती है जिसमें वो बड़ी होने पर मैडी ही होती है और वो डॉक्टर फ्लोरेंस की एक पेशेंट थी। फिर मैडी सैंडी को लेकर अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम से गैब्रियल के बारे में पूछती है, तो उसकी मॉम उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें मैडी काफी छोटी होती है और मैडी वहाँ पर गैब्रियल से बात कर रही होती है और उसके फैमिली को ऐसा लगता है कि गैब्रियल उसका ख्याली दोस्त है और मैडी ने अपनी तकलीफ मिटाने के लिए गैब्रियल को अपनी कल्पना में बनाया है। जब मैडी को फैमिली का प्यार मिलेगा तो वो गैब्रियल को भूल जाएगी और ऐसा होता भी है। इधर सौ एमिली की फाइल देख रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि एमिली को 3 डॉक्टर मिलकर देख रहे थे, जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर विक्टर की मृत्यु हो गई है और सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर जॉन ही बचा है, जिससे वो समझ जाता है कि किलर का अगला शिकार जॉन ही है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तभी एक बार फिर से मैडी के घर का दृश्य बदल जाता है और वो डॉक्टर जॉन के पास पहुँच जाती है और उसके पीछे से वही गैब्रियल बाहर निकलता है अपना वेपन लेकर। फिर उसके घर पर डिटेक्टिव सौ भी आ जाता है और अंदर जाकर देखता है कि जॉन की मृत्यु हो गई है। तभी उसे मैडी की आवाज सुनाई देती है कि डिटेक्टिव वो यहीं पर है, लेकिन मैडी उसे कहीं भी दिख नहीं रही होती है। फिर गैब्रियल सौ पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सौ उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे डरकर गैब्रियल वहां से भाग जाता है और यहाँ पर डिटेक्टिव सौ भी उसे देख लेता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं होता है। अगली सुबह सौ और रेजिना मैडी के घर पर जाते हैं और बताते हैं कि गैब्रियल उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। फिर दोनों वहाँ पर एक साइकाट्रिस्ट को बुलाते हैं जो मैडी को हिप्नोटाइज करके उसे पास्ट में ले जाती है और मैडी अपने बचपन को याद करके बोलती है कि गैब्रियल सब गलती करता था और उसकी सजा मैडी को मिलती थी। एक दिन गैब्रियल ने मैडी को एक बड़ा सा केक काटने के लिए कहा, लेकिन केक की जगह पे उसकी माँ का पेट होता है। मतलब गैब्रियल सिंडी को पेट में ही मारना चाहता था, लेकिन मैडी वहाँ पर किसी तरह होश में आ जाती है। फिर वह प्रेजेंट समय में भी काफी वायलेंट हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे वो साइकाट्रिस्ट किसी तरह शांत कराती है और मैडी कहती है कि उस दिन से वह गैब्रियल को भूल गई थी, लेकिन वह वापस आ गया है। दूसरी तरफ हम सेरेना को देखते हैं जो अपने आप को किसी तरह वहाँ पर फ्री कराती है और वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे जाकर गिरती है और वो जहाँ पर गिरती है वहाँ पर मैडी होती है। मतलब कि गैब्रियल ने सेरेना को मैडी के एटिंग में ही बंद करके रखा था, जिसके बारे में मैडी को कुछ भी पता नहीं था। फिर पुलिस उस जगह की छानबीन करने लगती है जहाँ पर उन्हें वही वेपन और उसका कपड़ा मिलता है, जिसे साबित होता है कि मैडी उससे मिली हुई है। फिर पुलिस मैडी को पकड़कर अंदर कर देती है। फिर सौ और रेजिना मैडी के पास आते हैं जहाँ पर रेजिना कहती है कि उसे पहले से ही उस पर शक था और मैडी को पहले कोई साइकोलॉजिकल बीमारी थी जो अब उभर आई है, जिस पर मैडी सब कुछ गलत ठहराती है और वो गुस्सा करने लगती है और उसकी आवाज से वहाँ की सारी लाइटें फूट जाती है। तभी डिटेक्टिव सौ को एक अननोन नंबर से फोन आता है और फोन पर गैब्रियल होता है जो उससे कहता है कि उसका सामान पुलिस स्टेशन में है
और वो उसे लेने आ रहा है। फिर सिंडी अपनी मॉम से मैडी के उस हॉस्पिटल का एड्रेस निकालती है और उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो अब बंद हो चुका है। और यहाँ पर सिंडी को मैडी की कुछ रिकॉर्डिंग टेप मिलती है, जिसे वो लेकर घर जाती है और वो अपने मॉम के साथ उस टेप को देखने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी के असली राज खुलते हैं और मैडी का नाम एमिली होता है और एमिली के असली मॉम का नाम सेरेना होता है। और सेरेना का 15-16 साल की उम्र में ही उसका रेप कोई कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो नॉर्मल पैदा नहीं हुई थी। इसलिए उसने एमिली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर फ्लोरेंस के हवाले कर देती है, क्योंकि उसके साथ उसका ट्विन भाई जुड़ा हुआ था और उसका खुद का दिमाग था, लेकिन दोनों का शरीर एक ही होता है और डॉक्टर फ्लोरेंस ही उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन गैब्रियल मैडी को ओवरटेक करके उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है और उसके शरीर का गलत फायदा उठाने लगता है और वो काफी खतरनाक भी हो गया था। और मूवी के स्टार्टिंग में डॉक्टर फ्लोरेंस इसी कैंसर को जड़ से काट फेंकने की बात कर रही थी और यहाँ पर दिन प्रतिदिन गैब्रियल काफी खतरनाक होता जा रहा था। इसलिए सभी डॉक्टरों को मिलकर गैब्रियल का ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालना पड़ा और मैडी के शरीर से अलग करके उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन गैब्रियल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पूरी तरह से निकालने पर मैडी भी मर सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने मिलकर गैब्रियल के बचे हुए भाग को उसके सर के अंदर लॉक कर दिया। मतलब ये है कि गैब्रियल उसके अंदर ही बंद था। दूसरी तरफ सॉ को पता चलता है कि जो उन्हें औरत मैडी के घर पर मिली है वही मैडी की असली मदर सेरेना है। फिर सिंडी सॉ को फोन करती है और उसे बताती है कि गैब्रियल को एक ब्रेन के रूप में मैडी के अंदर डाला गया था, लेकिन सॉ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और मैडी को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस सेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं जो कि मैडी को टॉर्चर करके उसे बहुत ही मार मारने लगते हैं। तभी मैडी के सर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है और हम पहली बार देखते हैं कि गैब्रियल उसके सर से कैसे बाहर निकलता है और वो मैडी की बॉडी में पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है। फिर तो वहाँ पर सभी कैदियों को काफी बुरी तरीके से मार देता है, बोले तो काफी बुरी तरीके से। फिर वो मैडी के शरीर से उल्टी तरफ ही चलने लगता है और वो जाकर अपने कपड़े और वेपन को ले लेता है और उसे रोकने के लिए वहाँ पर बहुत पुलिस वाले आते हैं, लेकिन गैब्रियल सभी को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर सॉ और रेजिना भी आ जाते हैं और देखते हैं कि मैडी और गैब्रियल एक ही है, दोनों एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पर मैडी को अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है और उसके शरीर को गैब्रियल कंट्रोल कर रहा होता है और उसे रोकने के लिए रेजिना और सॉ जाते हैं, लेकिन गैब्रियल उन्हें भी मारकर घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रेजिना कहती है कि वो सेरेना को मारने के लिए हॉस्पिटल गया है और उसे रोकने के लिए डिटेक्टिव सॉ को जाना होगा। फिर उस हॉस्पिटल में सिंडी आती है जो सेरेन के पास जाने के लिए एक गार्ड से परमिशन लेती है। तभी वहाँ पर गैब्रियल भी पहुँच जाता है और वो उस गार्ड को मार देता है और वो सिंडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव सॉ पहुँच जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे भी मारकर घायल कर देता है। फिर वो सिंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सिंडी मैडी से कहती है कि तुम्हें होश में आना होगा, तुम्हें गैब्रियल से लड़ना होगा, क्योंकि इसी ने तुम्हारे घर में पल रहे बच्चों का सारा पोषण खींचकर उन्हें मार देता था। जिसे सुनकर मैडी अपने बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगती है। तभी गैब्रियल सिंडी के ऊपर एक बेड को फेंक देता है और उसे गन से शूट कर देता है और वो सेरेना के पास जाकर उसकी धड़कन को रोककर उसे भी मार देता है। तभी गैब्रियल को मैडी की आवाज सुनाई देती है और मैडी अचानक से ही उसके सामने आती है। तभी वहाँ का दृश्य भी बदलने लगता है। फिर गैब्रियल से मैडी कहती है कि अब तक जो तुमने मेरे साथ किया है अब वो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। और मैडी गैब्रियल को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर देती है और वो अपने माइंड पे पूरी तरह से कंट्रोल वापस पा लेती है। तभी हम देखते हैं कि सिंडी और उसकी माँ सेरेना भी बच गई होती है। मतलब यह है कि मैडी ने गैब्रियल को उनकी मौत का विजन दिखाया था। खैर मैडी सिंडी से कहती है कि वो हमेशा खून के रिश्ते के पीछे भागती रही, लेकिन उससे भी गहरा रिश्ता उसका सिडनी के साथ था और वो उसे समझ नहीं पाई, लेकिन वो सब कुछ अब समझ गई है और वो सिंडी से काफी ज्यादा प्यार करती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।